परवेज खटक साहब भी कैबिनेट का हिस्सा बन गए। ये कैबिनेट का हिस्सा कैसे बने और ये करेंगे क्या, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब को 2 लोगों से दूर कर दिया गया है और उनको बता दिया गया है कि आपने इनके बारे में कुछ नहीं कहना। ये कौन लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब को रोक दिया गया और इमरान खान साहब रुक गए हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और वो शख्स जिसका नाम जो विल्सन है, जो पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल पास करवाना चाहता है, इसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो विल्सन से पाकिस्तान के खिलाफ बिल पास करवाना चाहते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमरान खान साहब से डिमांड्स क्या है और क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे कह रहे हैं कि आप ये कर दें तो फिर मैं अपोजिशन की क़यादत करूंगा। क्या इमरान खान साहब वो शराइत मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाए। नाज़रीन, सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है जी कि वफाकी जो काबीना है उसमें इजाफा हो गया और तकरीबन 2 दर्जन से जायद वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुआवनीन और मुशीरान को शामिल कर लिया गया। कुछ ने हलफ उठा लिया है, कुछ 3 इस तरह के थे जो ट्रैफिक जैम की वजह से हलफ नहीं उठा सके, लेकिन सबसे खास बंदा उसमें वो है जिसने हलफ उठाया है, वो है परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब आपको याद होगा पीटीआई गवर्नमेंट में वजीर दिफा भी थे और उससे पहले पीटीआई की तरफ से वो केपीके के वजीर आला भी थे और दस्ते राज थे इमरान खान साहब के। आज वो दस्ते राज हाथ टूट के वफाकी काबीना में क्यों शामिल हो गया, दुश्मनों के साथ क्यों शामिल हो गया, ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए आज। अब परवेज खटक साहब सारे इलेक्शन नहीं जीत सके थे, उससे पहले उनका ख्याल ये था कि 2024 का जो इलेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तबाही फैला देंगे। इमरान खान साहब बुरी तरह हार जाएंगे क्योंकि उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने बहुत काम किया, तो इसमें कोई शक भी नहीं कि परवेज खटक साहब ने काम बहुत ज़्यादा करवाए थे। और उनका ख्याल ये था कि सूबा जो है ना उनका एहतराम करेगा और उसके साथ साथ क्योंकि मैना प्रिंसिपल हैं और इमरान खान साहब वाकई परवेज खटक साहब का एहतराम भी करते थे और परवेज खटक साहब से डरते भी थे। उसकी एक वजह यह थी कि पूरी पार्टी के अंदर एक फार्मूला मशहूर था, उसको कहते थे परवेज खटक फार्मूला। अच्छा। और परवेज खटक फार्मूला ये था कि परवेज खटक साहब इमरान खान साहब से जब भी बात करते थे, बात करने के बाद वो ये कहते थे कि अब अगर आप इस बात से पीछे हटे तो मैं मीडिया में जाऊँगा, मैं ये बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ ये वादा किया था, मैंने इसके बिहाफ पे ये कमिटमेंट की थी, लेकिन अब इमरान खान साहब पीछे हट रहे हैं उससे। तो वो ये बाकायदा इमरान खान साहब को ये कह के आते थे कि अगर आप बात से पीछे हटे, आपने यू टर्न लिया तो मैं आपके खिलाफ गवाही दे दूंगा। तो इस वजह से परवेज खटक फार्मूला था कि जब भी किसी जगह कोई चीज़ उलझ जाती थी, फंस जाती थी, तो परवेज खटक साहब को भेजा जाता था। परवेज खटक साहब इमरान खान साहब को ये बता के आते थे और इमरान खान साहब अगर एग्री करते थे तो फिर परवेज खटक साहब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या कोई ना कोई कमिटमेंट या वादा करते थे किसी के साथ। दूसरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब थे उस वक्त भी, और इमरान खान साहब जो भी फार्मूला देते थे परवेज खटक साहब लेकर एस्टैब्लिशमेंट के पास आते थे और एस्टैब्लिशमेंट का जो भी फार्मूला या पैगाम होता था वो परवेज खटक साहब को दिया जाता था, परवेज खटक जाके इमरान खान साहब को पहुंचाते थे। इवन इमरान खान साहब ने आखिर में जब जनाब बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए तो उन्होंने परवेज खटक साहब को दरमियान में डाला था। परवेज खटक साहब ने जनाब बाजवा साहब को फ़ोन करके कहा था कि सर आप तो बहुत ज़्यादा दूर हो गए हमसे, तो इतनी भी क्या दूरियां। तो उसके बाद जनाब बाजवा ने कहा था कोई मसला नहीं, आप बताएं कि मैंने करना क्या और मुलाकात कहाँ करनी है। ठीक है। तो फिर परवेज खटक साहब ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाएं। तो फिर जनाब बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस आते, जबकि ठीक ठाक इख्तलाफात थे इमरान खान साहब के जनाब बाजवा साहब के साथ। और ये वही मुलाकात है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने फिर जनाब बाजवा से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपोजिशन को समझाएं और उनसे कहें कि अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें। और उसके बाद फिर जनाब बाजवा साहब ने कहा था ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने जो जनरल अंजम साहब थे, जो DGI थे, उनके नदीम अंजम साहब, उन दोनों वो उनको साथ लेके फिर उन्होंने अपोजिशन के साथ मुलाकात की थी और उस दौरान भी परवेज खटक साहब भी उसके दरमियान शामिल थे। फिर आखिर में परवेज खटक साहब को ही इमरान खान साहब ने भेजा था कि जनाब बाजवा साहब को ऑफर कर दें कि हम आपको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं। और ये बात भी परवेज खटक साहब ने की थी और उसके लिए वो जब जा रहे थे उन्होंने बात की जनाब बाजवा साहब से, तो जनाब बाजवा साहब ने कहा कि ये बात फ़ोन पे नहीं हो सकती, आप इस तरह करें कि आप ISI के दफ्तर जाएं। ठीक है। और वहाँ पे जनरल नदीम अंजम साहब के पास एक फ़ोन है जो वो सेफ है, तो जो भी बात करनी है आपने आप उससे करें। ठीक है। तो फिर परवेज खटक साहब फौरी तौर पर DGI के दफ्तर गए थे और वहाँ पे जो सेफ फ़ोन था उसके ज़रिए उन्होंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने कहा कि खान साहब ये कह रहे हैं कि ताहयात हम आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन से हमारी जान छुड़वाएं। तो इस हद तक परवेज खटक साहब जो थे वो जनाब बाजवा साहब के साथ लिंक थे। फिर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई और PDM की गवर्नमेंट शुरू हो गई तो उसके बाद भी परवेज खटक साहब ही राब्ता थे इमरान खान साहब और जनाब बाजवा साहब के दरमियान। बल्कि जब जनाब बाजवा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई तो ये मुलाकात भी परवेज खटक साहब ने करवाई थी। परवेज खटक साहब पैगाम लेके गए थे और परवेज खटक साहब के ख्याल ये था कि जो परवेज खटक साहब का घर है वहाँ जनाब बाजवा साहब भी आ जाएंगे और इमरान खान साहब भी आ जाएंगे। अच्छा। तो जनाब बाजवा इस चीज़ पे राजी नहीं थे, उन्होंने कहा कि ये सेफ नहीं है क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये मुलाकात की जो डेस्टिनेशन है ठीक नहीं। फिर उसके बाद फैसला हुआ कि ईवान सदर के अंदर मुलाकात करेंगे। तो इस हद तक फिर जून 2023 था
कि जब इमरान खान साहब यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद में और जुडिशल कम्प्लेक्स में, और उस वक्त बकौल इमरान खान साहब के मुझे मारने की कोशिश की गई थी, और उसमें क्योंकि उनको यहाँ लाए थे परवेज़ खट्टर साहब, और परवेज़ खट्टर साहब ने उन्हें कहा था कि आप ज़रूर अदालत के सामने पेश हो, जब आप अदालत को अवॉइड करेंगे तो उससे आपके मसाइल में इजाफा होगा। लेकिन जब वो यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपके तो कत्ल करने की प्लानिंग होगी, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे पुलिस मौजूद है, वहाँ पे हजूम मौजूद है, किसी न किसी साइड से गोली चल जाएगी, कोई वहाँ पे अटैक होगा और आपकी जान को खतरा है। अच्छा, तो उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया कि परवेज़ खट्टर साहब जो थे इस साजिश का हिस्सा हैं, तो फिर इमरान खान साहब परवेज़ खट्टर से फासले पे चले गए। उस दौरान परवेज़ खट्टर साहब की अहलिया का इंतकाल भी हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ना ताज़ियत के लिए आए, ना उन्होंने ताज़ियत की। तो ये एक सिलसिला जो मुलाकातों का और दोस्ती का था उस वक्त ख़त्म हुआ था, क्योंकि उन्होंने ताज़ियत नहीं की थी परवेज़ खट्टर साहब के साथ। ठीक है। बहरहाल उसके बाद जब PTI टूट गई, इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए, फिर इन्होंने एक नई PTI बना ली जिसमें महमूद खान साहब भी इनके साथ आ गए। इनका ख्याल ये था कि ये खैबर पख्तूनख्वा में ठीक ठाक सीट्स ले जाएंगे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सके और बुरी तरह फ्लॉप हो गए। तो उसके बाद इन्होंने शुरू में ऐलान कर दिया कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूँ, फिर इनको समझाया गया कि इस तरह सियासत नहीं छोड़ा करते, तो फिर दोबारा उन्होंने कहा कि नहीं मेरी पार्टी इंटैक्ट है, मैं यहाँ रहूँगा। लेकिन कुछ अर्सा तक ये फील कर रहे थे कि आइसोलेट हो गए हुए हैं और कोई इनको कांटेक्ट नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लोगों ने इनको फरामोश कर दिया। तो फिर इन्होंने एक रास्ता निकाला था मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी में शामिल होने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ इन्होंने 3-4 ऊपर नीचे मुलाकातें की। फिर इन्हीं की तरफ से, इन्हीं की फैमिली की तरफ से ये खबर निकलनी शुरू हुई कि परवेज़ खट्टर साहब कल यानी 22 फरवरी को ऐलान कर रहे हैं JUI में शामिल होने के लिए। ठीक है। अब मेरा ख्याल ये, अब ये तज्जिया एक खबर नहीं है, मेरा ख्याल ये है कि ये खबर जब चली तो उसके बाद गवर्नमेंट को महसूस हुआ, एस्टैब्लिशमेंट को भी महसूस हुआ कि परवेज़ खट्टर साहब का मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाना ठीक नहीं है। ठीक है, ये नुकसानदेह चीज़ है, वेकअप कॉल थी, वेकअप कॉल है। और ये जाहिर है अगर इनको ना रोका गया तो आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब मजीद तगड़े हो जाएंगे। तो फिर उनको जाहिर है खींच के कि जनाब आप उधर ना जाएं, हम आपको गवर्नमेंट के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इनको परवेज़ खट्टर साहब को एडजस्ट किया गया गवर्नमेंट। ठीक है। अब ये जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस जाया करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के साथ घूमते फिरते रहा करेंगे, और उनके मशीर की हैसियत से इनके पास पावर्स भी होंगी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत कुछ कर सकेंगे, कुछ फंड्स भी होंगे इनके पास। तो मेरा ख्याल है परवेज़ खट्टर साहब दोबारा सियासत के दायरे में वापस आए। ठीक है। तो ये लेकिन स्मार्ट आदमी है, सियासतदान है, तो उन्होंने अपनी गुंजाइश पैदा की है। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुश्मनी के अंदर आपको बहुत ये ख्याल रखना होता है कि जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त जरूर होता है, लेकिन आपको ये भी देखना होता है कि वो आपका दोस्त बन सकता है जिसे आप दोस्त बनाने जा रहे हैं। तो ऐसी एक स्टोरी है, 2 ऐसे नाम हैं जो कि एंटी स्टेट हैं पाकिस्तान के इस वक्त, जो बज़ाहिर नजर आता है उनके बयानात से, उनकी चीजों से, और पाकिस्तान में कुछ भी गलत होता है तो ये लोग कंडेम नहीं करते। उनका साथ दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन उन्होंने उसके बदले में इमरान खान साहब के साथ क्या किया, और इसके रिजल्ट में पूरी पार्टी जब खान साहब के पास जाके पहुंची तो उन्होंने खान साहब को एडवाइस क्या किया, और अब खान साहब क्या करने जा रहे हैं, ये पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। अब देखिए, 2 लोग हैं, जैसे मारंग बलोच हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है बलोचिस्तान के साथ है, खातून है, और मिसिंग पर्सनस के नाम पे उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो मशहूर हो गई बलोचिस्तान के अंदर। ये रियलिटी हकीकत है कि वो मशहूर हैं यूथ के अंदर भी और पुराने लोगों के अंदर भी। बल्कि जो एक बयानिया बलोचिस्तान का था, प्रोटेस्ट का बयानिया, वो उन्होंने हाईजैक कर लिया। अब सरदार जो बलोचिस्तान के, उनके पास कुछ नहीं है, उनके कहने पर लोग नहीं निकलते, मारंग बलोच के कहने पर लोग निकल आते हैं। और इंडियन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, और सोशल मीडिया के अंदर उन्होंने बड़ी प्रोजेक्शन की इनके। दूसरे मंजूर पश्तीन साहब हैं जिनका ताल्लुक ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, और वो भी एंटी स्टेट उनका एक बयानिया है जो पूरी दुनिया को पता है। और जो एक नारा जो इस वक्त लग रहा था, पिछले दिनों भी लग रहा था, वो लम्स के अंदर, वो नारा मंजूर पश्तीन ने तख्लीक किया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि मंजूर पश्तीन साहब जो हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, और वहीं से इनकी पैदावार हुई है, वहीं से ये डेवलप हुए हैं, वहीं से ये जीते भी हैं। लेकिन उसके बाद जाहिर है ये दूसरी साइड पे चले गए। तो ये दोनों जो लोग हैं, मारंग बलोच साहबा और मंजूर पश्तीन साहब, मैं ज़ाहिर इज़्ज़त के साथ इनका जिक्र कर रहा हूँ, ये एस्टैब्लिशमेंट या रियासत जो इनको पसंद नहीं करती, और सख्त खिलाफ है रियासत की, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रियासत की आंखों के अंदर रोज़ाना मिर्चें झोंकते हैं। तो कैसे कोई मुल्क तस्लीम करेगा? जो रियासत के खिलाफ है उसे रियासत पसंद करेगी क्यों? हाँ, स्टेट के खिलाफ है, जो स्टेट के खिलाफ है तो कौन उसको पसंद करेगा? कुदरती बात है, रियासत क्यों पसंद करेगी? सही आपने फरमाया। लेकिन अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि रियासत को चढ़ाना शुरू किया हुआ है, कभी वो जनरल याहिया खान पार्ट 2 कह देते हैं, कभी वो जानवर कह देते हैं, कभी वो बादशाह सलामत कह देते हैं, तो हर वो हरकत करते हैं जिससे स्टेट को तकलीफ हो सकती है।
या स्टेट की आंखों के अंदर रगड़ पड़ सकती है, ठीक है, रड़क जिसको पंजाबी में कहते हैं। तो हर वो हरकत वो करते हैं। तो उन्हें पता है कि मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच को लोग पसंद नहीं करते और एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो इमरान खान साहब ने इनके हक में ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा जी इनको भी बुलाएं आप, अपोजिशन के जो अकट है उसके अंदर। तो जो यहाँ पे कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी इनको बुलाया गया था, इनको दावत दी गई थी आप आके तकरीर करें। लेकिन समझदार लोग हैं, उन्हें पता था ऐसी वहाँ पे खड़ी है, हम जाएंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, उस चक्कर में नहीं पड़े। तो इमरान खान साहब ने जब उनकी तारीफ की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये था कि मारंग बलोच और मंजूर पश्तीन की तरफ से शुक्रिया का मैसेज आएगा इमरान खान साहब के लिए। लेकिन ना मंजूर पश्तीन ने शुक्रिया अदा किया इनका और ना ही मारंग बलोच ने इनका शुक्रिया अदा किया। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इनकी जो तहरीकें थी जब इमरान खान साहब के दौर में चलती थी तो इमरान खान साहब ही उनको कुचलते थे। उस वक्त भी डंडा डोली होती थी ये दोनों तहरीकें जो थी। तो इमरान खान साहब से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वो समझते हैं कि ये भी उतने ही एजेंट हैं, इतने ही जिम्मेदार हैं जितने दूसरे लोग जिम्मेदार हैं। तो इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी नहीं की उन्होंने, ना उन्होंने शुक्रिया अदा किया, ना उन्होंने इमरान खान साहब के बड़े हुए हाथ को थामा। तो इस पे पार्टी ने फिर उनको समझाया इमरान खान साहब को कि आप इस लेवल पे ना जाएं कि हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं। दूसरा ये है कि अगर इनको वाकई ये लोग अच्छे हैं तो इनको आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तो कल इमरान खान साहब को समझाया गया और अब इमरान खान साहब मुझे लगता है कि शायद ट्वीट नहीं करेंगे। या हो सकता है अगर उन्होंने मैसेज दे दिया हो तो बाहर जो लोग बैठे हो वो ट्वीट ठोकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस पर यू टर्न ले लिया हुआ है। ठीक है, चलें जी, आप चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी। जो विल्सन साहब जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल तैयार कर रहे हैं, इससे पहले भी एक व्लॉग में हम इसका जिक्र कर चुके हैं। जो विल्सन साहब ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, उन्हें फायदा क्या है, उनके पीछे कौन है, ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आज आपको मिलेगा। अब देखें, जो अमेरिका है वहाँ पे इंडियन लॉबी इस वक्त बड़ी तगड़ी है। आप देख लें, एक तो जो टेक की तमाम कंपनीज हैं उनके जो बड़े सीईओज हैं उनमें मेजॉरिटी इंडियन है और इंडिया के साथ वो ताल्लुक है, इंडियन नेशनल है वो, इसमें कोई शक नहीं, और अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो वहाँ पे पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी इंडियन का बहुत अमल दखल है। आप देख लें कि कौन कौन नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में जिसका ताल्लुक इंडिया के साथ नहीं है ना हो। तो अब इंडियन लॉबी जो है वो बेसिकली पाकिस्तान फौज के खिलाफ है। वो पाकिस्तान के अंदर बाकी लोगों के खिलाफ हो सकती है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान से उनको बहुत नफरत है और ये एक हकीकत है जिसे हमें मानना पड़ेगा। अब देखें, कल 27 फरवरी था, तो इसमें भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किसको इल्जाम दिया गया? फौज को दिया गया। वो सियासतदानों को इतना इल्जाम नहीं देते जितना वो फौज के खिलाफ है, पाकिस्तान फौज के खिलाफ है। तो ये बेसिकली इंडियन लॉबी है जो विल्सन के खिलाफ है और जो इनसे चाह रही है कि वो ऐसा बिल पास करवाएं कि जिससे अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती हो। अब इसीलिए इस बिल के अंदर जनरल आसिम मुनीर को हदफ बनाया गया और किसी और को नहीं बनाया गया। जबकि अगर ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ये समझती है, अमेरिकन गवर्नमेंट ये समझती है, या जो विल्सन ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाकई जमहूरियत को खतरा है, तो उन्हें चाहिए कि वो प्रेसिडेंट, जो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, उनको इसमें शामिल करें। वो जो दूसरे बेनिफिशरी हैं या शहबाज शरीफ साहब, उनको टारगेट करें। तो ये ना प्रेसिडेंट को टारगेट कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। और साथ साथ जो अफवाज पाकिस्तान के आला ऑफिसर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, अगर वो फर्ज करें उनको अमेरिका का वीजा मिला हुआ है या उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनको ये टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की बेइज्जती है कि इंटरनेशनल लेवल पे खबर बनाना, और उसके पीछे इंडियन लॉबी है। और बेनिफिशियरी इसके जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन इसमें इमरान खान साहब का, ये इनकी लॉबी का हाथ है, ये उनके साथ मिलकर कर रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं है, क्योंकि वहां पे जो डायस्पोरा है वो बड़ा स्ट्रांग है और किसी जगह पे भी अगर कोई इस टाइप की हरकत करता है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अप्रिशिएट करती है। तो जो ट्वीट्स जो विल्सन ने करनी शुरू की उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत बूस्ट मिला। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन ट्वीट्स को बूस्ट दे रही है। लेकिन ये जो बिल बनाया जा रहा है उसके पीछे इंडियन लॉबी है। ठीक है, चलें जी, आप चलते हैं अपनी लास्ट स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी जी है हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। मौलाना साहब बहुत जीरक सियासतदान है। सियासत अगर वाकई ही सीखनी है तो आपको उनसे सीखनी चाहिए। वो इमरान खान साहब के साथ मिल जरूर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं मिल रहा है कि उन्होंने अपना आप बिल्कुल गिरा दिया और कहा कि आपका जो दिल चाहे आप करते रहें। उनके अपने कुछ मकासद हैं, वो इस तरह से खान साहब के साथ नहीं चलेंगे। उन मकासद की पूरी एक फहरिस्त है, वो पूरी फहरिस्त आज आपको बताएंगे कि मौलाना साहब दर हकीकत खान साहब से चाहते क्या है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इतने समझदार आदमी हैं कि देख लें, इमरान खान साहब के पास 90 MNAs हैं और 150 के करीब पंजाब के अंदर उनके MPs हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन इसके बावजूद जेल में बैठे हुए। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जो है ना 5 से लेकर 7 MNAs हैं और वो 26वीं तरमीम के लिए सब लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की दहलीज के ऊपर माथा रगड़ा। बिल्कुल। और इतने चक्कर लगवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और मौलाना की गली के अंदर हर वक्त DSNG मुस्तकिल खड़ी रहती थी। बिल्कुल। और वहां पे एक वफ्त आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, फिर चौथा आ रहा है, और सब कुछ पूरी एफर्ट की।
और मौलाना ने ऐसा तवाफ करवाया सबसे कि बड़ा हैरान कुन है। और इवन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने पीछे खड़ा करवा के नमाज भी पढ़ा दी, अमामत भी कर रहे हैं। ठीक है। और अगला मरहला ये था कि असद कैसर साहब हों या फिर सलमान अकरम राजा साहब हों या गौहर खान हो या उमर अयूब साहब हों, मुझे लगता था कि नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को लोटा पकड़ के इन्हें वुजू भी करवा रहे होते, यानी इस लेवल तक मौलाना ले गए। फिर 26वें तरमीम में उन्होंने बहुत इज्जत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आखिर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जो तरामीम कही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गवर्नमेंट को राजी किया। ठीक है। लेकिन उसके बाद मौलाना का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब कम अज़ कम इनका शुक्रिया अदा करते, या वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ये पार्टी इनका शुक्रिया अदा करती। लेकिन यूं ही 26वीं तरमीम पास हुई तो इन्होंने फौरी तौर पर आंखें फेर ली और मौलाना के घर की तरफ रुख नहीं किया, और उसके बाद ना शुक्रिया अदा किया और उल्टा 26वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया और कहना शुरू कर दिया कि जी मौलाना भी गवर्नमेंट के साथ मिल गए थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को इसके ऊपर बड़ा वट है। ठीक है। दूसरा ये है कि इन्होंने अचानक डायलॉग शुरू कर लिया गवर्नमेंट के साथ, और ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा, ना इन्होंने महमूद अचकज़ई साहब से पूछा। मौलाना को इस पर भी बड़ा बात है कि आप लोग मुझे इस्तेमाल कर गए और थोड़ा सा आसरा हुआ आपको और आप फौरी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हो गए, गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में हो गए। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असद कैसर साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब की शक्ल में एक कमेटी बनी हुई है। ठीक है। अब उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 5 मुतालबात रखे हैं, और वो मुतालबात में ये है कि पहला मुतालबा तो ये है कि शुक्रिया अदा करें इमरान खान साहब खुद। अच्छा। कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने बड़ी इज्जत दी हमारी पार्टी को और बड़े मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया, और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत पसंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ठीक है। और आप ही क़यादत कर सकते हैं सारी चीज़ों का। एक तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को एक प्रॉपर मैसेज बना के ट्वीट करना चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर ये इत्तेहाद बनेगा तो मैं प्रेसिडेंट होगा, यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके प्रेसिडेंट हो। या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि महमूद अचकज़ई साहब उसके प्रेसिडेंट हो, और उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है महमूद अचकज़ई साहब इसको किडनैप नहीं कर सकते, सारी तहरीक को मौलाना कर सकते हैं। सही। तो वो जो है ना मौलाना ये चाहते हैं कि वो उसमें सदर पॉलिटिकल पावर है, वोट बैंक है उनके पास। तीसरा ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं गंडापुर साहब को तब्दील करें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि गंडापुर साहब भी DI खान के हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी DI खान के हैं, और गंडापुर साहब मौलाना को बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त भी गंडापुर साहब जो है वो मौलाना के खिलाफ कोई ना कोई हरकत कर देते हैं जिसे मौलाना पसंद नहीं करते। तो वो कहते हैं जी इसको तो निकालें आप पहले, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंडापुर को निकाल दिया तो वहाँ पे अपना चीफ मिनिस्टर तैनात नहीं करवा सकेंगे, ये वहाँ पे अपॉइंट नहीं करवा सकेंगे, इलेक्ट नहीं करवा सकेंगे। उसकी वजह इतना गंड डाल दिया जाएगा और पार्टी इतने हिस्सों में टूट जाएगी कि फिर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा इनका। तो पार्टी इस चीज़ को समझती है, तो मौलाना भी इस चीज़ को समझते हैं, कहते हैं गंडापुर को बदलें आप। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन अभी होने हैं वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, और मौलाना वहाँ पे सीट से आते हैं, 2 सीटें या 3 सीटें मांग रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीटें देगी तो इनके साथ इत्तेहाद होगा, वैसे नहीं हो सके। हाँ, मौलाना ने कोई NGO तो नहीं खोली हुई, ज़ाहिर है सियासत कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि वो चाह रहे हैं कि ठीक है जी ये सारी तहरीक हम चला लेते हैं, जब तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर नए इलेक्शन होंगे, तो उसमें भी तो आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। वो बजाय इसके कि तहरीक चले, इलेक्शन हो, मौलाना कंप्लीटली फारिग हो जाएं और इमरान खान साहब की बल्ले बल्ले हो जाए, तो उस पर मौलाना कहते नहीं बलोचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट करें। मौलाना की डिमांड्स बड़ी मज़ेदार हैं। ठीक है। कभी इमरान खान साहब मानेंगे तो मामला आगे चलेगा, नहीं तो कोई नहीं चलेगा। मौलाना का उम्र लंबा हो जाएगा। फिर सर मौलाना के बारे में आपने बात की, जी डायरेक्ट शुक्रिया अदा करें, खान साहब ये उनकी डिमांड है। तो मुझे एक वाक़या इससे याद आ गया, किसी ज़माने में एक ना चैनल का नाम लूँगा ना मैं बताऊँगा कि कौन सा प्रोग्राम था, किसी प्रोग्राम के सिलसिले में खान साहब की हम रिकॉर्डिंग पे गए, तो वहाँ पे मैं उस शो का प्रोड्यूसर था उस वक्त। तो मौलाना साहब के बारे में खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बार बार उन्होंने हमें रिपीटेडली कहा कि एक सवाल मुझे ज़रूर करना है, एक सवाल ज़रूर करना है। पूछा क्या सवाल करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब ने मेरे बारे में कहा है कि ये घर में तो जीन्स पहनते हैं लेकिन बाहर ये शलवार कमीज में जाते हैं तो दुनिया को और इंप्रेशन देते हैं, अंदर से ही और शख्स हैं, तो मैंने इसका जवाब देना। जब बार बार कहा गया तो आखिरकार एंकर ने सवाल कर लिया, बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे जाके उन्होंने कहा अच्छा चले जी बताएं जी मौलाना साहब ने आपके बारे में ये कहा है। तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब बेसिकली मेरे से हैं जेलस, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी जीन्स बनी ही नहीं है जिसमें मौलाना साहब पूरे आ सकें। तो खान साहब को सिर्फ अब वैसे मौलाना जो है इमरान खान साहब की जीन फाड़ के उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो नाजरीन ये वक्त है और ये सियासत है कि किसी जमाने में एक दूसरे के बारे में क्या कहा जाता था, उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।